Good morning students, so this is Vibha Parekh and today we are going to study about the Henry's Law and its applications. तो बेसिकली आज हम लोग ट्राई करेंगे कि कम से कम टाइम में हम किस तरह से पूरे हैनरीज लॉ के कॉन्सेप्ट को, उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस को हम बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में along with some of the numerical questions that can be asked from this concept, we will try to cover this in today's class. Okay, so सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको टॉपिक ऑलरेडी बता दिया, we will be discussing about Henry's Law and its application in our daily life. Clear? तो सबसे पहले क्या होता है हेनरीज लॉ, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. ओके सबसे पहले अगर आप ये देखो एप्लीकेशन पार्ट में, सिंपली आपसे अगर कुछ क्वेश्चंस पूछूं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो एक्वेटिक लाइफ है, या फिर आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुन रखा होगा कि जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं अगर पानी ठंडा हो तो. ठीक है, यानी कि वार्म वाटर के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता है. अब मैं नेचुरली वार्म वाटर की बात कर रही हूँ, गर्म पानी की नहीं कह रही कि आपने एक तपेली में पानी रखा, गर्म करके उसके अंदर कोई फिश को डाल दिया. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम सिंपली सेइंग कि एक जो पानी है जो कि नेचुरली थोड़ा सा वार्म है और एक वाटर है जो कि नेचुरली थोड़ा सा ठंडा है. सो इन कंपैरिजन टू बोथ ऑफ देम, जो एक्वेटिक लाइफ है, दिस विल सर्वाइव बेटर इन दिस कोल्ड एनवायरमेंट. ओके, so what could be the reason out of it? Then coming on to this one, this is another application part. आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा कि जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं तो वो पानी के काफ़ी ज़्यादा डेप्थ तक जाते हैं, तो ऐसे में उनको ऑक्सीजन टैंक को कैरी करना पड़ता है बिकॉज वहाँ पे प्रेशर का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है. उस ऑक्सीजन टैंक के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस तो नहीं किया जाता, बट यू शुड नो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि उस ऑक्सीजन टैंक में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, देयर इज ऑल्सो सम डिजॉल्व्ड हीलियम इनटू इट. सो व्हाट कुड बी the reason of this helium? So this is another question that will be answered in today's class. And talking about this soft drinks, जो भी आपका favorite soft drink है, आप उसको imagine करके you can think of the question कि क्यों उसके अंदर हम CO2 गैस को इतना ज़्यादा pressurized करके रखते हैं कि बॉटल को खोलते ही उसमें से bubbles निकलने start हो जाते हैं, which I hope that you know that is nothing but the CO2 gas, उसी के bubbles होते हैं. And then the fourth one, which is also very common problem you must have felt जब आप किसी hilly area में कहीं घूमने गए होगे, that you felt little difficulty in breathing. So what could be the reason for this? So basically I have given all these 4 questions over here. एक बार फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ मैंने वो 4 कौन से questions अभी आपसे पूछे हैं, because at the end of this lecture you should be able to understand the answers by yourself based on the Henry's law. Okay? So the first question we have is, why gas fizzes out when the soda water bottle is open? ये soda water bottle कुछ नहीं है जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, चाहे वो कोको कोला हो, चाहे स्प्राइट हो, चाहे फैंटा हो, whatever which is that you enjoy. जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, I really love Sprite. तो इसी तरह से जिस भी सोडा वाटर बॉटल को आप पसंद करते हैं, you can imagine that and then you can answer about this. Then the second question is, why oxygen tanks, जो oxygen tanks scuba divers carry करते हैं, it contains of some of the diluted helium into it. So what could be the possible reason for this? So this is the second question. You have to think of it while you will be understanding the concepts in this chapter, right? In this class basically. Then the third question, why we feel uneasy when climbing up a high mountain? जो बहुत hilly areas होते हैं वहाँ पे we feel little bit uneasy, जो कि plains में obviously नहीं होता. Then the fourth question is, why aquatic life survives in a better way in the cold water? ठीक है, ठंडे पानी, ठंडा मतलब बहुत चिल्ड भी ना हो, but yes comparatively temperature is less, तो ऐसे में aquatic life survives better. And for all these questions the answer is the Henry's law and the equation that we will be discussing about in our today's class. Clear? Okay, so now let us move on to the concept of Henry's law. ऐसा क्या कह दिया था हेनरी ने जिसकी वजह से इतने सारे डाइवर्स जो क्वेश्चंस अभी हमने देखे उसका कुछ हमें आंसर मिल गया था. So let us first of all try to understand कि हेनरीज लॉ ने कौन सी स्टेटमेंट दी थी. Okay, so Henry said that the solubility of a gas in a liquid, यानी कि इतना तो समझ में आ रहा है that we are talking of a solution में हमारे पास एक liquid phase है, हमारे पास में कोई gas phase है. ठीक है, तो गैस की solubility liquid में कितनी होगी is directly proportional. वो proportional है किस चीज़ के? to the partial pressure of the gas
प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और द सोल्यूशन। देखो पार्शियल प्रेशर का सीधा सा ये मतलब है कि गैस के अलावा भी वहाँ पे और पार्टिकल्स प्रेजेंट है, पर गैस की वजह से कितना पार्शियल प्रेशर अप्लाई हो रहा है, कितना प्रेशर गैस की वजह से लग रहा है ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड, उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही होगी, बट स्टिल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। ठीक है, इस फिगर की हेल्प से देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको कुछ ये ब्लैक कलर के कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट गैस पार्टिकल्स। अभी आप क्या देख रहे हो कि इसके अंदर कुछ हमने प्रेशर अप्लाई कर रहा है, कैन यू सी दिस? सो दिस इज सम प्रेशर दैट वी हैव अप्लाइड। तो कुछ प्रेशर जब लग रहा है देन यू कैन सी कि ये जो गैशियस रीजन है और ये जो लिक्विड रीजन है, ठीक है, जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ब्लू शेड में, दिस इज गैशियस पोर्शन एंड दिस इज लिक्विड पोर्शन। तो गैशियस पोर्शन में भी हमारे गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और कुछ कुछ पार्टिकल्स हमारे लिक्विड फेज में भी हैं जब हमने कुछ लिटिल अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई कर रखा है। नाउ वी आर सेइंग कि जब पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में बढ़ेगी। इसका मतलब ये जो ब्लैक छोटे 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 हमें पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो हमारे लिक्विड के अंदर अब ज्यादा डिसॉल्व हो जाने चाहिए अगर हम प्रेशर को बढ़ा दे तो, राइट? तो अब हमने क्या किया कि हमने एक्सटर्नली हमने कुछ प्रेशर बढ़ा दिया। लेट्स से कि ये देखो मैंने ऐसे प्रेशर बढ़ा दिया, पहले सिर्फ थोड़ा प्रेशर था, अब ज़्यादा प्रेशर है। जब हमने ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया तो इन गैस के पार्टिकल्स की वजह से जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो भी तो इंक्रीज हो जाएगा। एक्सटर्नली एक तरीके से हेल्प तो हमने इसी काम में की है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा प्रेशर डालेंगे लिक्विड के सरफेस के ऊपर, और इस पूरे प्रोसेस में हम क्या देखेंगे कि गैस के पार्टिकल्स अब और भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि इस तरफ जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो कहीं ना कहीं हमें सॉल्युबिलिटी गैस की वाटर में या सॉल्वेंट में इंक्रीज होती हुई दिखाई दी। क्लियर है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द ओनली थिंग बीइंग टोल्ड बाय द हेनरीज लॉ। इसको हमने डिफरेंट तरीके से अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमने यूज़ किया। ओके तो क्या सिर्फ यही एक तरीका है इसको बताने का, ये जो भी बात उन्होंने कही है? नहीं, देखो उन्होंने तो ये स्टेटमेंट दे दी थी, उसके बाद में और भी कई सारे जो हमारे रिसर्चर्स हैं, महानुभाव हैं, चाहे हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसी को इंटरप्रेट करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी बात को हम और भी तरीकों से बताएं सो दैट कि हमारे लिए ईजी हो जाए हर बार कॉन्सेप्ट को समझने में, है ना। उन्होंने डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे दी। सो हियर दोज आर द स्टेटमेंट। ये कोई अलग से मैं स्टेटमेंट नहीं बता रही हूँ, इट इज़ ऑलरेडी बीन गिवन इन टू योर NCERT। उसी स्टेटमेंट को हेनरीज लॉ के कहने के और भी तरीके हैं दैट वी विल बी डिस्कसिंग ओवर हियर। क्या क्या बोला उन्होंने? सो द फर्स्ट वन जो कि अभी हमने डिस्कस किया ही था कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर कितनी होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि उसका प्रेशर, उसकी वजह से पार्शियल प्रेशर कितना होगा ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, या फिर अगर हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सोल्यूशन के ऊपर कितना प्रेशर होगा। सिंपल सी चीज है, ये तो हम समझ गए। देन सेकेंडली टॉकिंग अबाउट द अनदर स्टेटमेंट इन अ डिफरेंट मैनर। ठीक है, इस बार उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने सॉल्युबिलिटी को हटा के इस बार मोल फ्रैक्शन की बात की। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में बोला। तो उन्होंने कहा कि गैस के कितने मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि कितना पार्शियल प्रेशर गैस अप्लाई कर रही है ओवर द सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर कितना पार्शियल प्रेशर गैस की वजह से हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि उसमें कितने नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शंस या कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं गैस के इन द सोल्यूशन। ठीक है, एक ही बात है, समझने का दूसरा तरीका है। ऑब्वियस सी बात है, गैस के जितने ज़्यादा मोल्स प्रेजेंट होंगे, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उतना ही तो वो ज़्यादा प्रेशर फेस करेंगे एंड दे विल पुट दैट प्रेशर ओवर द लिक्विड सरफेस। ठीक है, वही चीज़ है, बस बोलने का दूसरा तरीका। देन थर्डली और क्या हम कह सकते हैं, इस बार वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज। ऑब्वियसली है ना, पार्शियल प्रेशर कहाँ से लग रहा है? वेपर फेज से ही लग रहा है। इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। ये तो बिल्कुल एकदम वाइस वर्सा वाली फॉर्म है। क्लियर है? तो इसमें तो आई थिंक सेकेंड और थर्ड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बट हियर व्हाट वी हैव सीन इज कि हमने एक तरीके से तीन चीज़ों को आपस में रिलेट करने की कोशिश की है, जो कि मैं आपको बताती हूँ एक बार यहाँ पे।
हमने कहा कि सॉल्युबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर, यानी कि अगर पार्शियल प्रेशर गैस का इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। इसी तरह से हमने कहा कि मोल फ्रैक्शन आप जानते होंगे हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी की सॉल्यूट या जो भी हमारा कंपोनेंट है उसके लिए। सो द मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा गैस का सोल्यूशन के अंदर, वो भी डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा, यानी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस और द सॉल्यूट इज मोर इन द सोल्यूशन। क्लियर है? तो यहाँ से, और ये भी हमने एक स्टेटमेंट देखी जिसमें हमने पार्शियल प्रेशर को भी काई के साथ यानी कि मोल फ्रैक्शन के साथ में रिलेट किया है। इसका मतलब तीन चीज़ों को आपने रिलेट किया विद रिस्पेक्ट टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, बस इन्हीं को, ये जो हमारा लास्ट फॉर्म है, इसी को उन्होंने हेनरीज लॉ ने एक इक्वेशन की फॉर्म में डेकोरेट किया। क्या किया उन्होंने कहा दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओवर हियर। ठीक है, अब जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी साइन होता है तो उसको हम हटाते हैं और वहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को लगा देते हैं। तो वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने यहाँ क्या लगा दिया, KH, जिसको कि हम कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल कर आ गई, विच इज व्हाट, P, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू KH एंड दिस इज L, दिस इज नॉट X, दिस इज बेसिकली काई, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, आई थिंक आपको ये ध्यान रहेगी इक्वेशन, एंड यू विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप पार्शियल प्रेशर को सॉल्युबिलिटी के साथ कैसे कंपेयर करोगे, मोल फ्रैक्शन को सॉल्युबिलिटी के साथ कैसे कंपेयर करोगे। नाउ इफ आई आस्क यू कि अगर हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी पे क्या असर होगा। अब आप खुद सोचो, जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द KH वैल्यू, राइट। तो यही रिलेशन हमारे पास निकल के आता है, अगर KH ज़्यादा होगा सो इन दैट केस द सॉल्युबिलिटी विल बी लेस। ठीक है, यानी कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन KH एंड द सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? और इस KH को आप कंपेयर किसके साथ करोगे, विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। सो नाउ, अब जो मैंने आपको ये इक्वेशन दी, कौन सी इक्वेशन, अभी हमने बात की P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काई, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। जब हमने इसको हटाया सो वी गॉट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ऐसा कुछ मेरे पास आ गया। अब चलो इसी का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, सिंपल सी चीज़ है, वी नो दैट हाउ टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, है ना। उसके लिए इक्वेशन दैट मस्ट बी फॉलोड इज y इक्वल टू mx। ठीक है, तो यहाँ पे y कौन होगा, ऑन द y एक्सिस वी हैव द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस और x एक्सिस पे है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो यहाँ पे इन्होंने एक कंडीशन ली है जिसमें बेसिकली ही हैज़ मेड अ सोल्यूशन। सोल्यूशन किसका है, HCl इन द सोल्यूशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, यानी कि मेरे पास में क्या प्रेजेंट है, सो हियर आई हैव साइक्लोहेक्सेन ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या डाल रखा है, HCl गैस को। अब क्योंकि ये गैस है तो ये जो हमारा हेनरीज लॉ का कॉन्सेप्ट है, दिस इज फॉर गैस एंड लिक्विड, राइट। हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। तो ये गैस इस लिक्विड के अंदर कितनी सॉल्युबल होगी, इसी को तो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, सो गैस ये है तो पार्शियल प्रेशर भी गैस की वजह से ही होगा, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ द HCl एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl प्रेजेंट इन साइक्लोहेक्सेन, राइट, क्योंकि सोल्यूशन इन दोनों का मिलकर है। सो आई होप आप इस ग्राफ का मीनिंग समझ चुके हैं। अब हम देखते क्या है, जो भी मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन को बढ़ाओगे पार्शियल प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, तो जैसे जैसे हम HCl का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहे हैं साइक्लोहेक्सेन के सोल्यूशन में, एट द सेम टाइम वी कैन सी कि पार्शियल प्रेशर भी उसी रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, सो यू कैन सी कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कुछ इतना था, या फिर हम इस टर्म को ही ले लेते हैं, एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं। सो हियर इफ़ यू सी यहाँ पे 0.010 नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं इन द साइक्लोहेक्सेन सोल्यूशन। ठीक है, तब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इज नॉट एग्जैक्टली 500 बट 500 से कुछ थोड़ा सा कम है। ठीक है, कुछ 480 मान लेते हैं, लेट्स से मैंने इसको 480 कह दिया अपने कन्वीनियंस के लिए।
अब जैसे जैसे मैंने मोल फ्रैक्शन इसका इंक्रीज किया साइक्लोहेक्सेन के अंदर, यू कैन सी कि ये अब कितना हो चुका है, 1000 से कुछ कम है, लेट्स से मैंने इसको 750 मान लिया। बट द थिंग इज दैट कि जैसे जैसे आपने HCl के मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज किया, वैसे वैसे आप क्या देख रहे हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन इज इंक्रीजिंग इन द सेम वे। ठीक है, तो ऐसे में ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ऑफकोर्स ये कुछ स्लोप फॉर्म कर रही है, तो m यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो स्लोप इज nothing but the KH यानी कि Henry's constant. Clear है? So this point, this graph is very important, and here we have a line. Different gases have different KH values. It means that KH depends on the nature of the gas. ठीक है? So at the same temperature, so KH is a function of the nature of the gas. Clear? सो आफ्टर दैट अब हेनरीज लॉ से हमने कंक्लूड क्या क्या किया। देखो हेनरीज लॉ में सबसे पहले हमने जो अभी तक डिस्कस किया ना, इट इज़ ऑल अबाउट द नेचर ऑफ द गैस, यानी कि लिक्विड के अंदर कौन सी गैस कितने डिजोल्व होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस एंड द लिक्विड एज वेल। यानी कि अगर कोई गैस आपकी ऐसी है जो कि पोलर नेचर की है, जैसे कि HCl, और वाटर भी आपका पोलर नेचर का होता है, सो वी विल सी कि HCl पानी के अंदर बहुत ईजिली डिजोल्व हो जाएगी, जबकि ऑक्सीजन वाटर के अंदर इतना ईजिली डिजोल्व नहीं होती है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। आफ्टर दैट टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें मैंने आपके साथ जो भी कुछ डिस्कस किया है, दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर। ठीक है, अभी टेम्परेचर को हमने डिस्कस नहीं किया। सो लेट मी टेल यू कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, बेसिकली अगर आप सोचने की कोशिश करो, सो व्हाट वी आर डूइंग, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, गैस पार्टिकल्स दे ऑलरेडी हैव हाई काइनेटिक एनर्जीज, उनके पास पहले से ही काइनेटिक एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, इसका मतलब वो तो रैंडम मोशन ही करना चाहते हैं। ऐसे में आपने सोल्यूशन का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दिया, उनकी एनर्जीज को और आपने बढ़ा दिया, तो ऐसे में पार्टिकल्स और ज़्यादा रैंडमली मूव करना चाहेंगे, अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। सो in this way the solubility of the gas in the liquid is going to decrease, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ दे विल हैव अ टेंडेंसी टू गो आउट ऑफ दैट लिक्विड, राइट। तो इसलिए यहाँ से हमने जो जो कंक्लूड किया है, लेट मी टेल यू। ठीक है, सबसे पहला जो फैक्टर हम कह सकते हैं, दैट इज नेचर ऑफ द गैस, कि हमारा गैस और लिक्विड का आपस में क्या नेचर है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम बात करें किसकी, ऑक्सीजन को डिसॉल्व करें पानी के अंदर, वाटर के अंदर, और दूसरी तरफ HCl को डिसॉल्व करें वाटर के अंदर, सो वी विल बी एक्सपेक्टिंग कि जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, HCl के सोल्यूशन की, ये सोल्यूशन लिख देती हूँ मैं, वो ज़्यादा होगी देन दैट ऑफ ऑक्सीजन का सोल्यूशन। क्लियर है? एंड द रीज़न इज जो मैंने आपको बताया, पोलर नेचर। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म विच इज़ P। तो प्रेशर को भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, सो आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत है। सो बेसिकली अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे या फिर गैस की वजह से पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा, सो इन दैट केस वी विल बी सीइंग कि जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड वी विल बी यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट इन मैनी ऑफ द डिफरेंट एरियाज, राइट, मैनी ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स। देन कमिंग ऑन टू द टेम्परेचर पार्ट, तो वो भी मैंने आपको बताया, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, गैस पार्टिकल्स विल गेट मोर अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, और ऐसे में उनकी टेंडेंसी टू मूव आउट ऑफ दिस सोल्यूशन विल बी मोर, इट विल बी इंक्रीज्ड। सो बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी सॉल्युबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो आई होप दैट दीज ऑल पॉइंट्स हैव बीन क्लियर टू यू। ओके, ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं बेस्ड ऑन द हेनरीज लॉ, जो अभी तक हमने पढ़ा। अब ये टेबल में क्या दे रखा है, तो टेबल में कुछ नहीं, आपको सिंपली कुछ यहाँ पे गैसेस दे रखी हैं, और उन गैसेस के आपको KH वैल्यूज़ दे रखी है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो हम सभी को तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बट लेट्स टेक एनी वन ऑफ देम। जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, ऑक्सीजन की, ठीक है, तो ऑक्सीजन का एक बार टेम्परेचर 293 केल्विन है, और दूसरी बार हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज। सो यू कैन सी कि अगर मैं इसको T1 कह दूं, इसको T2 कह दूं, सो वी कैन ईजिली सी कि जो T2 है वो T1 से बड़ा है। और हमें पता है अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सॉल्युबिलिटी तो कम हो जाती है, और जब सॉल्युबिलिटी कम होगी तो KH की वैल्यू शुड बी मोर, राइट, क्योंकि हम जानते हैं कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो KH की वैल्यू कम होनी चाहिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारी KH की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, सॉरी दिस विल बी डिक्रीज, सॉरी सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज्ड। ओके, अभी हमने डिस्कस किया था,
ये गलती से लिख दिया है, दिस शुड बी व्हाट, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और सॉल्युबिलिटी कम होगी तो KH शुड बी हायर। तो हम यहाँ पे ये देख भी रहे हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो KH की वैल्यूज कैसे वेरी हो रही हैं। सो बेसिकली हियर ये जो है ये हायर वैल्यू है ना। ओके तो इस मिस्टेक को एक बार आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। देन मूविंग ऑन टू द एप्लीकेशन पार्ट। अब देखो जो हमने क्वेश्चंस इनिशियली पूछे थे उनको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा कुछ भी हमें हेल्प मिली कि नहीं मिली हेनरीज लॉ से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैड इज एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, यानी कि एक्वेटिक स्पीशीज को चाहिए क्या, दे नीड मोर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन चाहिए तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में होनी चाहिए। एंड वी नो दैट कि अगर मेरे को सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है किसकी, ऑक्सीजन की, अगर मुझे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई या लो। सो वी नो दैट टेम्परेचर शुड बी लो, टेम्परेचर कम होगा तो किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी इन दैट लिक्विड विल बी हायर। सो दिस इज द सिंपल रीजन कि इस वजह से एक्वेटिक लाइफ दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, बिकॉज वहाँ पे उनको ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करने को मिलती है। ओके देन मूविंग ऑन टू वन ऑफ द न्यूमेरिकल, लेट अस ट्राई टू सॉल्व कि क्या हम ये कर पाते हैं। So here we are being given nitrogen gas is bubbled through water at 293 of Kelvin. How many millimoles of the nitrogen? ठीक है, हमें नाइट्रोजन के क्या फाइंड आउट करने हैं, मिलीमोल्स फाइंड आउट करने हैं। So that would be dissolved in 1 liter of the water. ठीक है, हमें वाटर का वॉल्यूम कितना गिवन है, सो दैट इज 1 लीटर या 1000 ml कह दो आप। अज्यूम दैट द नाइट्रोजन एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987। तो पार्शियल प्रेशर हम किसके लिए बता रखा है, नाइट्रोजन के लिए। सो आई कैन राइट इट एज 0.987 बार, ठीक है। एंड गिवन दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट हमें यानी कि KH की वैल्यू कितनी गिवन है, सो दिस इज 76.48 एंड द टेम्परेचर वी आर टेकिंग इज 293 ऑफ केल्विन। ठीक है, तो हमें बेसिकली नाइट्रोजन का कितना मोल प्रेजेंट है, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। तो इजीली कर सकते हैं बिकॉज देयर इज अ टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, राइट। So what we will be doing is P equal to KH mole fraction of nitrogen। कोई दिक्कत नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन एंड वाटर प्रेजेंट इनटू इट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। बट जनरली आपको एक बात बताऊं कि नाइट्रोजन, मैंने आपको पहले कहा था दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी डिजॉल्व मोर इनटू द वाटर। इसका मतलब वाटर के कंपैरिजन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल वेरी 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 लेस, है ना। तो इस वजह से क्या हम नाइट्रोजन के मोल्स बहुत कम हैं वाटर के मोल्स से, सो कैन वी इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द डिनोमिनेटर, यस वी कैन डू दैट, है ना। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम हमारी कैलकुलेशंस को सिंपल बना सकते हैं। दिस इज वाटर। अब हमसे कहा गया है कि हमें ये वाली चीज़ हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना गिवन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 0.987 बार। आप चाहे तो उसको एटमॉस्फेयर में भी निकाल सकते हो। सो फॉर दैट यू विल हैव टू डू सम इंटर कन्वर्जन्स। KH की वैल्यू इज हाउ मच, 76.48 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तो ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है। और बात आई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो हमें वाटर के मोल्स तो नहीं गिवन, बट हमें इतना बता रखा है कि पानी कितना है। ठीक है, तो अगर हम 293 केल्विन की बात करें, सो एट दैट पॉइंट जो हमारा पानी होता है उसके कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इज 55.5। तो ये जब मैंने आपको क्लास पढ़ाई थी तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर कर रखी कि आप किस तरह से नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हो, ओके, इन द यूनिट कन्वर्जन पार्ट। सो यू कैन कैलकुलेट दिस फॉर वाटर और यू कैन रिमेंबर दिस फॉर वाटर, क्योंकि एक बहुत कॉमनली हम बार बार यूज़ करते हैं। सो दिस विल बी अराउंड 55.5 मोल्स होगा ये। ठीक है, अब जब सब कुछ आपके पास प्रेजेंट है, सो कैन यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन। आप सिंपली यहाँ से कैलकुलेशन करके नंबर ऑफ नाइट्रोजन के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो। दैट विल कम आउट टू बी 7, इट विल बी अराउंड 7.16 इंटू 10 टू द पावर -4, जो कि आपके मोल्स हैं, बट यू नीड टू गिव द आंसर इन मिली मोल्स, है ना। तो ईजिली आप 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल बी गेटिंग योर मिली मोल्स। सो दैट विल कम आउट अराउंड 0.716 मिली मोल। क्लियर है।
So in this way you have to solve this question. So the another one is why soda bottles are sealed under higher pressure. तो जो आप basically जो soft drinks आप पीते हो, जो आपको मज़ा आता है ना, that is nothing but जो fizzy सा एक sound आता है और जो वो छोटे छोटे bubbles आपके ऊपर पड़ते हैं, that is the most entertaining thing, right? तो वो लाने के लिए what we will have to do is कि हमें बहुत सारा उसके अंदर CO2 बहुत ज़्यादा amount में डालना होता है. अब CO2 की solubility तो पानी में बहुत कम होती है, because again CO2 is what? CO2 का यही तो structure होता है, and this is नॉन पोलर, तो ये तो पानी में घुलेगा नहीं ज़्यादा अच्छे से. तो ऐसे में हम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती पानी को उसके पानी के अंदर उसको डिसॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हमें हाई प्रेशर डालना पड़ेगा, राइट? तो वो हाई प्रेशर जो है उससे होने क्या वाला है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो वी नो दैट कि अगर आप प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करोगे तो ऐसे में गैस की वजह से जो सिरप पे या फिर जो वाटर या जो भी हमारा लिक्विड है, बेसिकली वो होता कुछ नहीं है, शुगरेटेड वाटर होता है, तो उस वाटर के ऊपर इस गैस का पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट? तो ऐसे में हम जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करोगे तभी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और तभी हम बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ CO2 गैस जो है वो एक छोटी सी बॉटल के अंदर डिसॉल्व कर पाएंगे, राइट? तो इसीलिए आप क्या देखते हो कि जैसे ही आप बॉटल को खोल देते हो तो एकदम से प्रेशर रिलीज हो जाता है. ये जो प्रेशर है ना ये एकदम से कम हो जाता है. जैसे ही प्रेशर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और एकदम से CO2 गैस जो है फटाफट बाहर निकलने लगती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. ठीक है, तो जैसे ही सॉल्युबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, सो दिस विल डिक्रीज और वो बबल्स के फॉर्म में आपको दिखाई देती है. कुछ इस तरह के बड़े बड़े से बबल्स जो हैं वो आपको दिखाई देने लगते हैं जैसे ही आप बॉटल को खोलते हो और इसी चीज़ को बेसिकली आप एंजॉय करते हो, राइट? और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है. क्लियर है? सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज कमिंग नथिंग फ्रॉम बट हेनरीज लॉ. क्लियर? Okay, then the third question we had in our mind कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो उनको एक ऑक्सीजन टैंक को कैरी करना होता है. उस ऑक्सीजन टैंक में हीलियम को भी डिसॉल्व किया जाता है. सो व्हाट कुड बी द रीज़न? सो बेसिकली होता क्या है कि ये जो हमारा सरफेस एरिया है, ठीक है, जो भी पानी में जैसे ही वो जा रहे हैं तो इस जगह पे प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा भी नहीं होता. बट जैसे 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 वो डेप्थ में जाते हैं ना तो प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. एंड वी नो कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, है ना? ये बात तो हम जानते हैं, गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. इसका मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक गैसेस उतनी ही हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो पाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है और जो कि हमें ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती. बट व्हेन वी मूव डाउनवर्ड्स, जब हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं तो क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत बढ़ गया तो ऐसे में जो इंसान, वो जो भी पर्सन है उसकी बॉडी के अंदर एटमॉस्फेयर की दूसरी गैसेस लाइक वी हैव नाइट्रोजन, वी हैव ऑक्सीजन, तो ये सारी गैसेस भी इसकी बॉडी में कहाँ पे, उसके ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देती है. नाउ इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम. जब तक वो पानी में है ना ही विल बी कंप्लीटली, उसके जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर सिर्फ दूसरी एटमॉस्फेरिक गैसेस भर जाएंगी और जब वो अचानक से इंसान कहाँ जाता है, वापस बाहर निकलता है. तो ऐसे में आप खुद एक बार इमेजिन करो कि उसके ब्लड वेसल में जहाँ पे इतनी सारी गैसेस जो हैं वो डिसॉल्व हो चुकी हैं, अचानक से वो ऊपर गया तो वो सारी की सारी गैसेस लो प्रेशर, अगेन वो कौन से रीजन में आ गया, लो प्रेशर रीजन में आ गया. यानी कि अब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी गैसेस की, तो वो फटाफट से उसके ब्लड वेसल से बाहर जाने की कोशिश करेंगी. तो इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि ये जो गैसेस हैं फटाफट से बाहर निकलती हैं और निकलने के वक्त में ये बहुत पेनफुल एक बैंड जिसको कहते हैं, उस BEND आप ये देख सकते हो यहाँ पे. सो दिस इज़ बेसिकली एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर देती है जिसमें कई बार उस पर्सन के ब्लड वेसल्स जो है ना वो भी बर्स्ट हो जाते हैं. ओके, एंड दिस इज़ अ वेरी 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 सीरियस प्रॉब्लम क्योंकि ऐसे में कौन सी गैसेस भी आपके ब्लड वेसल से बाहर निकल रही है, जैसे कि नाइट्रोजन गैस. नाइट्रोजन गैस वैसे ही बहुत ज़्यादा वजन में भी होती है एंड उसका जो साइज़ है वो भी कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होता है. तो ऐसे में इतनी बड़ी बड़ी गैसेस अगर आपके बॉडी से बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ तो अनकंफर्टेबल डिस्कंफर्ट होगा ही होगा. तो हम क्या करते हैं कि जो इनका ऑक्सीजन टैंक होता है, इस ऑक्सीजन टैंक में कुछ हीलियम पहले से ही डाल देते हैं. तो इससे फ़ायदा क्या होता है, हीलियम की एक तो साइज़ बहुत कम है और दूसरी बात हीलियम की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो पानी के अंदर वो भी काफ़ी कम होती है. तो ऐसे में ये पर्सन जब जैसे ही एकदम से ऊपर आता है तो उसकी बॉडी में ज़्यादा नाइट्रोजन गैस
गई हुई ही नहीं होती है, हीलियम गैस ज़्यादा होती है। हीलियम गैस बहुत इजीली बाहर निकल जाती है और हीलियम क्योंकि ज़्यादा अच्छे से डिजॉल्व नहीं होती, सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नथिंग बट ऑक्सीजन विच ही और शी हैज़ बेसिकली इनहेल्ड। ठीक है, तो इस वजह से और जो भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है वो किसी ना किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस में हमारी बॉडी के अंदर ही यूज अप हो जाती है। क्लियर? तो इस तरह से हम इस तरह की जो बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकती थी उससे बच जाते हैं। देन मूविंग ऑन टू द अनदर वन कि जब आप हाई एल्टीट्यूड्स पे, हाई रीजन्स पे जाते हो, हिली एरियाज में जाते हो, सो इन दैट केस कुछ एल्टीट्यूड सिकनेस जैसा आपने वर्ड सुना होगा, यानी कि वहाँ पे जाने के बाद में आपकी जो मेमोरी है वो लॉस होने लगती है, ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है। सो बेसिकली व्हाट डू वी सी कि वहाँ पे जो प्रेशर है, कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज़ वेरी लो। इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी कम होगी, है ना। यानी कि हम क्या कहते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो होती है काफ़ी कम होती है। अब यार हमारी बॉडी को तो क्या चाहिए, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारे जो आरबीसीज हैं, उनको क्या चाहिए, उनको तो ऑक्सीजन गैस चाहिए। अगर उनको ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी डिस्कम्फर्ट फील करेगी। ओके, तो यही होता है कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, कम ऑक्सीजन की प्रेशर की वजह से वी फील वेरी अनकंफर्टेबल एंड इट क्रिएट्स वीक एंड अनेबल टू थिंक प्रॉपर्ली, यानी कि मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज एनॉक्सिया। ओके, या फिर इसी को ही एल्टीट्यूड सिकनेस भी कहते हैं। सो इन दिस वे वी हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव स्टार्टेड विद, है ना। तो एक छोटे से हेनरीज लॉ ने, जिसने कुछ भी नहीं, एक सिंपल सी इक्वेशन दी है, दिस वन P इक्वल टू के एच काय, उससे हमारे सारे के सारे जो डाउट्स थे अभी तक कि किस तरह से सॉल्युबिलिटी इज अफेक्टेड ड्यू टू ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द गैस, वो पूरा कॉन्सेप्ट हमें चारों क्वेश्चंस का जवाब दे गया। नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन कि जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं एज पर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वो देख लेते हैं। सो दिस इज अनदर सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। सो हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा CO2 भी बहुत ज़्यादा पानी में डिजॉल्व नहीं होता, बट ये हमने यहाँ पे पानी लिया है, ठीक है, और उसमें हम क्या डिजॉल्व करना चाह रहे हैं, CO2 को। सो दे आर सेइंग कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज कितना, 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। क्लियर है। और यहाँ पे आपको बता रखा है कि 1 एटमॉस्फेयर इतने पास्कल के इक्वल होता है, सो 1 पास्कल विल बी इक्वल टू 1/1.013 इंटू 10⁻⁵ ठीक है ना। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। एट 298 केल्विन, टेम्परेचर हमें कितना गिवन है, 298 केल्विन की बात हो रही है ये। क्लियर। So calculate the quantity of the CO2 in 1000 ml of soda water। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसकी कितनी क्वांटिटी है, यानी कि मैं इसको W of CO2 लिख देती हूँ, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है इन 1000 ml of soda water। जब ये कितना है, 1000 ml सोडा वाटर है, when packed under 2.5 एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 प्रेशर, तो इसका कितना प्रेशर है, दैट इज 2.5 atmosphere। Clear? At 298 Kelvin and this is the conversion you are being given। तो अब हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर कितनी CO2 गैस डिजॉल्व होगी। तो सिंपल सी चीज़ है, वी नो द इक्वेशन, बस उस इक्वेशन को फॉलो करो एंड लेट्स सी कि क्या हमारे पास है और क्या हमें निकालना है। ठीक है, यही होती है इक्वेशन। और मुझे ये भी पता है दैट काय ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, जहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आर expected to be very very higher than that of number of moles of CO2। पहले ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया। So this will make the mole fraction of CO2 equal to number of moles of CO2 divided by number of moles of water। Okay, so I don't think इसके अंदर अब किसी को भी कोई confusion है। तो अब इसको हम अप्लाई करते हैं इक्वेशन को। So P यानी कि पार्शियल प्रेशर ड्यू टू CO2 इज इक्वल टू KH, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे पास में क्या क्या प्रेजेंट है। सो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू CO2 कितना है, 2.5 एटमॉस्फेयर। KH की वैल्यू हमें फॉर दिस सोल्यूशन इज बीन गिवन टू एज 1.67 इंटू 10⁸, ये हमें पास्कल्स में गिवन है। साथ ही आपको ये बता रखा है कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो हम पास्कल को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगेन आई एम राइटिंग द सेम थिंग। आप क्या करोगे, सिंपली 1 पास्कल कितना हो जाएगा, सो दैट विल बी 1.013
एंड दिस विल बी 10 टू द पावर -5, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एटमॉस्फेयर में। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस होल थिंग विल कम इनटू एटमॉस्फेयर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, इसमें मुझे क्या पता है? सो मुझे ये पता है कि गिवन वेट ऑफ CO2 क्या है, ये तो मैं नहीं जानती, बट CO2 का मोलर मास मुझे पता है, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये भी फॉर्मूला है, हम जानते हैं इसको, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर? तो मोलर मास कितना होता है? मोलर मास कैसे फाइंड आउट करोगे? सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं जिसके अंदर एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, यानी कि 1 × 12 जो कि इसका एटॉमिक मास है, एंड 1 × 16 जो कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। सो दिस इज 12 एंड दिस इज 32, सो दिस विल बिकम कितना? 44 ग्राम पर मोल, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? So this is 44 and this is divided by the number of moles of water. Again मुझे यहाँ पे 1000 ml गिवन है। थोड़ी देर पहले जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वहाँ मैंने आपको बताया था for 1000 ml या फिर for 1 liter the number of moles of water is equal to 55.5 moles, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया 55.5 से। अब सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ से ये जो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट है, यानी कि इस चीज़ को आप कैलकुलेट कर लोगे, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे फॉर CO2, आई हैव ऑलरेडी रिटन द आंसर ओवर हियर, आप एक बार इसको कैलकुलेट करके ज़रूर देखना, इट शुड कम आउट एज 3.86 ग्राम्स। सो ठीक है, तो अगेन हमने इस इक्वेशन को यूज़ करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट दैट आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्लेन टू यू कि क्या होता है कि हमें इस चैप्टर में आगे जाके, अभी तो नहीं बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द राउल्ट्स लॉ, ठीक है, और एक है हेनरीज लॉ जिसको कि अभी हमने स्टडी किया। यहाँ पे क्या होता है ना कि कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि इसमें हम कुछ इस तरह का शुरुआत की थी हमने, दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, ये बात हमने की। अब जब हम राउल्ट्स लॉ लिखते हैं ना, तो भी कुछ हमारी इक्वेशन होती है वो इसी तरह की हमें दिखाई देती है, ठीक है, बट बाद में जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं, सो दिस बिकम्स KH एंड दिस बिकम्स काय, ठीक है, ये तो ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे कुछ और हो जाता है, दिस बिकम्स P0 एंड काय, ठीक है। तो कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, यहाँ तो ये कर रहे हैं वहाँ वो कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सो लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल डिफरेंस बिटवीन देम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जब हम बात करते हैं हेनरीज लॉ की, तो हेनरीज लॉ में हम एक ऐसा केस देखते हैं जिसके में ये हमारे पास कोई गैस है एंड दिस इज सम लिक्विड, ठीक है, ये लिक्विड अगर A टाइप का है तो गैस B टाइप की है, सो बेसिकली दे आर टू डिफरेंट गैस एंड डिफरेंट लिक्विड, ठीक है। जबकि जब हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की, सो इन राउल्ट्स लॉ मोस्ट ऑफ द टाइम वी ओनली टॉक अबाउट द वॉलेटाइल सोल्यूशन। एक वॉलेटाइल सोल्यूशन वो होता है जो कि किसी नॉर्मल टेम्परेचर या प्रेशर पे इट हैज़ अ टेंडेंसी टू बी प्रेजेंट इन द वेपर फेज एज वेल एज इन द लिक्विड फेज। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, लाइक वी हैव पेट्रोल, राइट, तो पेट्रोल जो होता है ना, उसके लिए आपने सुना होगा कि फ्यूल टैंक को कभी भी ज़्यादा देर खुला नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज पेट्रोल उड़ जाएगा। तो वो क्यों उड़ जाता है? सो बेसिकली वो इसलिए उड़ता है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत ईजिली वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। वेपर प्रेशर इज़ अ एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि पेट्रोल का वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इसलिए हम उसको कहते हैं वॉलेटाइल लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे हम जिस लिक्विड की बात करते हैं और जिस गैस की बात करते हैं, ठीक है, हम ये कंडीशन भी चूज कर सकते हैं यहाँ पे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वॉलेटाइल लिक्विड ओनली, ठीक है। तो ये भी हमारा A टाइप का ही है और ये भी A टाइप का ही है। इस टाइम पे कितना पार्शियल प्रेशर पड़ेगा ड्यू टू द गैस ओवर द लिक्विड इज बेसिकली व्हाट वी सी इन दिस राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तब हमारे पास में जो रिलेशन है वो कुछ इस इक्वेशन के जैसा निकल कर आता है, एंड हियर इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमें ज़रूर ध्यान देना है, ये किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए होगा। लेट्स से अगर हम A कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, सो दिस विल बी लाइक दिस, क्लियर। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन की जो बात कर रहे हैं दैट इज बेस फॉर द गैस, ठीक है, ये हम गैस के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं, एंड दिस इज ऑल्सो द पार्शियल प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द गैस, क्लियर। सो आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर, एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन, जहाँ पे कि हमने हेनरीज लॉ क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट, एंड इवन मोर
मोर इम्पॉर्टेंट इज द एप्लीकेशन पार्ट कि हेनरीज लॉ वो एक छोटी सी इक्वेशन जो है वो कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस को, हमारी क्वेरीज को सॉल्व कर सकती है. ओके, सो विद दिस वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर डिफरेंट टॉपिक्स, जहाँ पे कि और भी इसी तरह के छोटे छोटे से सेशंस में हम लोग ट्राई करेंगे कि हम जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और जहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, उनको कवर करेंगे. ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.